ऑफ पीसीआर, जिसका फर्स्ट जो हमारे पास टाइप है दैट इज मल्टीप्लेक्स पीसीआर। सो मल्टीप्लेक्स का मतलब है मल्टीपल, यहाँ पर हम प्राइमर्स का यूज़ करने वाले हैं। सो ये एक ऐसा पीसीआर है जहाँ पे कि आप मल्टीपल सैंपल्स के डीएनए को एक ही साथ में रन कर सकते हो। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं। मान लो बैक्टीरिया हैं, 4 डिफरेंट बैक्टीरिया हैं, स्ट्रेन ए, स्ट्रेन बी, स्ट्रेन सी, स्ट्रेन डी। सभी का हमने क्या कर लिया है, डीएनए को आइसोलेट कर लिया है। सो यहाँ पे सभी का हमने डीएनए ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल प्राइमर्स का यूज़ करेंगे। सो प्राइमर्स का यूज़ करेंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये प्राइमर हो गया। यहाँ पर हमने हर एक जो आपका डीएनए सैंपल था उसके स्पेसिफिक हमने प्राइमर्स डाल दिए। उसके बाद इन सभी को हम एक ही ट्यूब के अंदर डालेंगे। सो चारों के चारों जो हमारे पास में सैंपल्स हैं उनको एक ही ट्यूब में डालेंगे और पीसीआर रन कराएंगे। सो आपने देखा कि हमने मल्टीपल सैंपल्स को एक ही साथ डाल दिया, मल्टीपल प्राइमर्स को एक ही साथ ट्यूब में डाल दिया, उसमें टैग पॉलीमरेज डाल दिया, डीएनटीपीस डाल दिए एंड उसके बाद पीसीआर रन कराया। सो मल्टीप्लेक्स पीसीआर जो होता है दैट इज़ यूज फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ मल्टीपल टारगेट्स इन अ सिंगल पीसीआर रन। एक ही बारी में जब आप मल्टीपल सैंपल्स का पीसीआर करना चाह रहे हैं, यहाँ पर मल्टीपल प्राइमर्स का हम यूज़ करेंगे। एक ही साथ एक ही रन में जो है सारे के सारे सैंपल्स को जो डीएनए है उसको हम रन कराएंगे। सो जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपके पास 4 डिफरेंट स्ट्रेन्स थे, उनका जो डीएनए था वो हमने आइसोलेट किया एंड वहाँ पर हमने प्राइमर्स को अटैच कराया। ये स्पेसिफिक प्राइमर्स हैं, ये जो प्राइमर्स होने चाहिए वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने चाहिए। ऐसा ना हो क्योंकि आप हमें क्या करना है, सारे के सारे सैंपल ऑफ डीएनए को एक ही साथ पीसीआर ट्यूब में डालना है। तो ऐसा ना हो कि इसका जो प्राइमर है वो इस वाले के साथ बाइंड हो जाए, इसका प्राइमर इस वाले के साथ बाइंड हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्राइमर्स जो होने चाहिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने चाहिए कि वो उस पर्टिकुलर स्ट्रेन के साथ में ही बाइंड करे, तो उसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए प्राइमर की। और जो प्राइमर की लेंथ होती है यहाँ पर वो 18 से लेकर 22 बेस पेयर्स रहती है। और जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है प्राइमर का वो हम लेके चलते हैं 55 से लेके 60 डिग्री सेल्सियस तक। हाईली स्पेसिफिसिटी जो होनी चाहिए प्राइमर्स की ज़्यादा होनी चाहिए। सभी को हम सारे सैंपल्स को, जितने भी हमारे चारों प्राइमर पेयर्स थे, उनको एक ही पीसीआर ट्यूब में डाल के पीसीआर को रन कराया जाता है एंड उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके आप क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में जब आप मैच करोगे तो ये क्या है, आपका डीएनए लैडर है जिसका आपको मॉलिक्यूलर वेट मालूम होता है। तो मान लो फर्स्ट वाला जो था ये सेकंड, थर्ड सैंपल, फोर्थ सैंपल, तो फर्स्ट सैंपल का जो है दैट इज़ द 422 किलो डाल्टन आपको मिल रहा है। एक और चीज़ जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो भी प्राइमर्स आप डिज़ाइन कर रहे हो उनका जो अनीलिंग टेम्परेचर होना चाहिए वो सिमिलर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, सिमिलर हो। यहाँ पे देखें कि हमारे पास में सबसे पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पर SARS-CoV-2 आरएनए वायरस था। अब उसके अंदर क्या जो आरएनए है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा एंड उससे फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से हम डीएनए बनाएंगे। सो आरएनए से डीएनए बनाने के लिए आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगेगा और जो प्रोसेस होता है दैट इज़ नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सो आरएनए से आपका जब डीएनए बन गया है बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद इस डीएनए को हम qPCR कराएंगे। सो कोविड के टेस्टिंग में भी इसका यूज़ किया हुआ था कि यहाँ पर जो पेशेंट है, पेशेंट का हमने सैंपल लिया, तो उसका जो हमने सैंपल लिया उसके बाद में उस सैंपल में से आरएनए को एक्सट्रैक्ट किया बाय द वेरियस आरएनए एक्सट्रैक्शन मेथड। सो आरएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, आरएनए से डीएनए बनाया जाएगा और फिर इस डीएनए का हम पीसीआर कराएंगे। इस डीएनए को हम एम्पलीफाई करेंगे पीसीआर और इसका हम क्या कराने वाले हैं, qPCR कराने वाले हैं। सो qPCR में भी वही स्टेप्स होंगे आपके कि पहले डीनेचुरेशन होगा, फिर अनीलिंग होएगी, फिर एक्सटेंशन होएगा। लेकिन यहाँ पर हम प्राइमर के साथ में कुछ अलग भी यूज़ करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं।
जो कि हमारी डाई या फिर प्रोब। तो यहाँ पर या तो हम डाई यूज़ करते हैं या फिर प्रोब यूज़ किया जा सकता है। तो जो डाई होती है जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं दैट इज़ साइबर ग्रीन डाई। अब ये जो डाई होती है इसका प्रॉपर्टी होता है कि इट कैन इंटरकेलेट एंड बाइंड टू द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से वो बाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक होती है। मतलब सपोज करो कि ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था एंड ये जो येलो वाला पार्ट है दिस वाज योर टारगेट रीजन, यानी कि जो आपका सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट था वो ये वाला था। लेकिन ये जो हमारे पास में डाई है, साइबर ग्रीन डाई है, ये नॉन स्पेसिफिक होती है। मतलब जहाँ पे भी इसको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा ये वहाँ पर बाइंड हो जाएगी और फ्लोरोसेंस देगी। तो ज़रूरी नहीं है कि वो इसी रीजन में बाइंड हो, वो यहाँ पे भी बाइंड हो सकती है, वो टारगेट सीक्वेंस के बाहर भी बाइंड हो सकती है। जहाँ पे भी उसको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा वो बाइंड कर जाएगी, वो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करेगी। सो हम कहते हैं कि ये जो हमारी डाई है वो क्या है, नॉन स्पेसिफिक है। वहीं अगर कंपेयर करें हम इसे टैगमैन प्रोब से, तो जो टैगमैन प्रोब है वो एक हमारा स्पेशली डिज़ाइन प्रोब होता है जो कि सिर्फ आपकी सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट से ही बाइंड करेगा। जो आपकी सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट है वहीं पर जाकर ये बाइंड करेगा। तो ये जो प्रोब्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। तो इसलिए हम प्रेफर किस मेथड को करते हैं, टैगमैन प्रोब वाले मेथड को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, आपकी स्पेसिफिक जो सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट है वहीं पर जाकर के ये बाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मेथड देख लेते हैं साइबर ग्रीन qPCR कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डीनेचुरेशन करते हैं। टेम्परेचर क्या रहता है, अराउंड 95 डिग्री सेल्सियस। डीनेचुरेशन में क्या होता है कि जो दो आपके जो स्ट्रैंड्स थे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ये जो येलो वाला पार्ट है दिस इज़ अ टारगेट सीक्वेंस। सो उसके बाद में क्या होता है, अनीलिंग होता है, यानी कि प्राइमर्स का एडिशन होता है। अनीलिंग हो गया, उसके बाद में एक्सटेंशन होता है। अनीलिंग में जो टेम्परेचर रहता है वो आपका अराउंड 55 डिग्री सेल्सियस रहता है। एक्सटेंशन में जो टेम्परेचर रहता है वो अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस रहता है। सो अनीलिंग में हमने प्राइमर्स को बाइंड करा दिया। अब प्राइमर के बाद में क्या होता है, हमारे यहाँ पर जो पॉलीमरेज है, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज़ द पॉलीमरेज। तो ये पॉलीमरेज क्या करेगा, एक्सटेंशन कर देगा, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देगा और नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करा देगा। सो एक्सटेंशन होने के बाद में जब हमारे पास अभी तक तो वैसा ही पीसीआर चल रहा है जैसा हमारा नॉर्मल पीसीआर चलता है, उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, साइबर ग्रीन डाई को ऐड किया जाता है। तो साइबर ग्रीन डाई जो होती है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में इंटरकेलेट हो जाती है एंड फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती है, और इस फ्लोरोसेंस को मेजर किया जाता है आफ्टर ईच साइकिल। सो पीसीआर एक एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो सपोज करो आपकी साइकिल 1 थी, तो एक डबल स्ट्रैंड डीएनए से हमारे पास 2 डीएनए बन गए। ऐसे ही जब आप सेकेंड साइकिल चलाओगे तो 2 से 4 बन जाएंगे। तो हर एक साइकिल में जो आपके प्रीवियस वाला सैम्पल था वो डबल हो जाता है, मतलब 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए एंड सो ऑन। सो इसलिए बोलते हैं कि एक्सपोनेंशियली क्या हो रही है, यहाँ पर एम्प्लीफिकेशन हो रही है। सो उससे यहाँ पर हमारे पास कर्व आएगा, मतलब डिफरेंट साइकिल्स का हम यहाँ पर फ्लोरोसेंस लेंगे एंड इस तरीके से आपको एक कर्व दिखाई देगा जिसको हम क्या बोलते हैं, रियल टाइम पीसीआर कर्व या एम्प्लीफिकेशन कर्व। अब नेक्स्ट जो हमारा मेथड है दैट इज़ यूजिंग द टैगमैन प्रोब। कैसे हम qPCR करते हैं, तो यहाँ पे भी वही सेम स्टेप होगा कि सबसे पहले आप डीनेचुरेशन कर लोगे। दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के वो सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने के बाद द सेकेंड स्टेप विल बी द अनीलिंग। अनीलिंग में क्या होता है कि हम प्राइमर का एडिशन करते हैं, साथ में हम यहाँ पर प्रोब का भी एडिशन कर रहे हैं। सो टैगमैन प्रोब जो होते हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि वो आपके टारगेट सीक्वेंस पे ही बाइंड करे, लाइक विद इन द टारगेट सीक्वेंस ही वो बाइंड करे। तो इस तरीके से वो डिज़ाइन होते हैं। अगर आप इस प्रोब के स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहाँ पर आपको जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है दिस इज़ नोन एज द रिपोर्टर। इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टर बोलते हैं, और ये 5 प्राइम एंड पे होता है। ये जो क्यू है, क्यू का मतलब होता है क्वेंचर, दिस इज़ नोन एज क्वेंचर। सो जब ये रिपोर्टर और क्वेंचर पास पास में होते हैं तो क्वेंचर क्या करता है, रिपोर्टर को इनहिबिट करके रखता है, मतलब इसको फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस नहीं करने देता है। सो ये जो रिपोर्टर की एक्टिविटी है दैट इज सप्रेस्ड बाय द क्वेंचर। जब वो नियर प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, पास पास में होते हैं, तो हमें यहाँ पर कोई भी फ्लोरोसेंस देखने को नहीं मिलता है। सो अभी आपको समझ आया कि हम एक्सटेंशन
अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। अनीलिंग आपको समझ आ गई कि अनीलिंग में हम क्या करते हैं, सिंपली प्राइमर्स के साथ साथ हम एक और चीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ द टैगमैन प्रोब। सो ये जो हमारे पास में टैगमैन प्रोब है वो बाइंड कर गया, जो भी इसकी स्पेसिफिक सीक्वेंस थी वहाँ पे जा कर के ये बाइंड कर गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी द एक्सटेंशन, जो कि कौन करता है, हमारा पॉलीमरेज एंजाइम करता है। तो टैग पॉलीमरेज जो होता है वो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। तो ये प्राइमर था, दिस वन वाज द प्राइमर, यहाँ पर आपका टैग पॉलीमरेज आया एंड वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा है तो टैग पॉलीमरेज के पास में 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसको उड़ा देगा। तो यहाँ पे उसके रास्ते में आता है कौन, आपका टैगमैन प्रोब, तो ये उसको उड़ा देता है रास्ते में से, एंड जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो क्वेंचर अलग हो जाता है, रिपोर्टर अलग हो जाता है। तो अब तो किसी का खौफ नहीं है रिपोर्टर को, तो अब रिपोर्टर जो है फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है एंड इस फ्लोरोसेंस को मेजर किया जाता है हर एक साइकिल के अंदर, लाइक आफ्टर एवरी साइकिल ऑफ पीसीआर इस फ्लोरोसेंस को मेजर किया जाता है। सो जो आपका क्यू पीसीआर है और जो नॉर्मल पीसीआर है उसमें डिफरेंस ये भी है कि जो आपका क्यू पीसीआर होता है ना, क्यू पीसीआर होता है वहाँ पर हम थर्मल साइक्लर के साथ में जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, जो पीसीआर इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके साथ में हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी यहाँ पर अटैच होता है। तो थर्मल साइक्लर के साथ में यहाँ पर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी अटैच होता है, जो कि हमें हेल्प करता है डेटा एनालिसिस के अंदर। तो ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करता है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है यही आपकी फॉल करती है, लाइक आपका जो टैगमैन प्रोब था वो इस तरीके से था ना, क्वेंचर था, और इस तरीके से यहाँ पर रिपोर्टर था। तो यही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो रिपोर्टर पे फॉल करती हैं, जिसकी वजह से आपको फ्लोरोसेंस मिलती है। सो अगर आप नॉर्मल जो हम पीसीआर की बात करें तो नॉर्मल पीसीआर में क्या होता है, नॉर्मल पीसीआर में हम पहले क्या करते हैं, पीसीआर रन कराते हैं। हमने पीसीआर रन कराया, उसके बाद में हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करते हैं और फिर एनालाइज करते हैं कि हमारा एम्प्लीफिकेशन अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का रिजल्ट एनालाइज करने के बाद हमें पता चलता है कि पीसीआर ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है। अगर बैंड्स ही नहीं आए इसका मतलब आपका पीसीआर अच्छे से हुआ ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्यू पीसीआर में हमें एक बेनिफिट ये हो जाता है कि यहाँ पर हम सेम टाइम पर ही एनालाइज कर सकते हैं। मतलब जब आपका पीसीआर रन हो रहा है तो आप चेक कर सकते हो कि आपका एम्प्लीफिकेशन हो रहा है अच्छे से या नहीं हो रहा है, प्रोसेस सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो वो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है रियल टाइम पीसीआर, रियल टाइम एनालिसिस आप यहाँ पर कर सकते हो। मतलब जैसे आपका पीसीआर रन हो रहा है तो आप चेक कर सकते हो कि एम्प्लीफिकेशन आपका अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट बात आती है ग्राफ एनालिसिस की। सो ये जो हमारे पास ग्राफ है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास सीटी वैल्यूज़ है, इधर पीसीआर साइकिल्स है, नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल्स, और इधर फ्लोरोसेंस है। तो सीटी का मतलब क्या होता है, सीटी वैल्यू का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल्स आफ्टर विच सिग्नल इंटेंसिटी रीचेज द थ्रेशोल्ड। ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है, थ्रेशोल्ड वैल्यू है। तो आपको कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स लगेंगी, मान लो 20 साइकिल लगी, 20 पीसीआर की साइकिल आपको रन करने पे जो है थ्रेशोल्ड रीच हो रहा है। तो सीटी मैं यहाँ पर आपको अच्छे से बता देती हूँ कि सीटी वैल्यू का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ साइकिल्स आफ्टर विच आपको क्या मिलेगा, सिग्नल इंटेंसिटी जो है, जो सिग्नल इंटेंसिटी है वो थ्रेशोल्ड पे रीच हो जाती है, दैट रीचेज द थ्रेशोल्ड, उसको हम शो करते हैं सीटी वैल्यू। सो नंबर ऑफ साइकिल्स आफ्टर विच सिग्नल इंटेंसिटी रीचेज द थ्रेशोल्ड इज शोन एज द सीटी वैल्यू। अब सीटी वैल्यू जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डीएनए के कॉन्सेंट्रेशन के, यानी कि अगर आपकी ज़्यादा सीटी वैल्यू है इसका मतलब है कि सिग्नल जो है वो आपको लेट डिटेक्ट हुआ है, इसका मतलब कि आपके सैंपल में लो कंसंट्रेशन है डीएनए की। यहाँ पर आपको 2 कर्व दिख रहे हैं, कर्व नंबर 1 एंड कर्व नंबर 2। मान लो कि ये 2 पेशेंट्स के सैंपल हैं। अब
जो पेशेंट नंबर 1 है इसकी सीटी वैल्यू आ रही है 23, यानी कि 23 साइकिल्स लग रही हैं पीसीआर की टू रीच द थ्रेशोल्ड वैल्यू। सो सेकेंड वाले सैंपल को देखो, इसकी सीटी वैल्यू कितनी है 27। तो आप बताओ कि सीटी वैल्यू जो होगी जितनी ज़्यादा होगी, देखो यहाँ पे सीटी वैल्यू ज़्यादा है, सीटी वैल्यू ज़्यादा है यानी कि इसके अंदर जो डीएनए का कंसंट्रेशन था वो क्या था, कम था। सो इसके अंदर डीएनए के जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है। तो इन्फेक्शन क्या है इसके अंदर, कम है। तो जिस भी पेशेंट का कर्व आपको पहले मिल जाता है यानी कि उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा है। अब आप ये वाला ग्राफ देखें, यहाँ पे ना 5 पेशेंट्स के आपको सैंपल दे रखे हैं और उसका जो है रियल टाइम पीसीआर QPCR का कर्व दे रखा है, एम्प्लीफिकेशन कर्व दे रखा है। तो आप इसमें देख के बताएं कि कौन सा जो पेशेंट है उसमें इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा है। मान लो कि ये कोविड पेशेंट्स हैं, कोविड-19 इन्फेक्शन है इनको, तो अब आपको बताना है कि किसके अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा है। तो जो आपको कर्व पहले मिल रहा है यानी कि सबसे कम उसकी क्या है, साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स सबसे कम है। तो सीटी वैल्यू क्या है, सीटी वैल्यू यहाँ पर क्या है, लो है। तो अगर सीटी वैल्यू लो होती है तो डीएनए का कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पर ज़्यादा है, डीएनए का कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है। तो इन्फेक्शन क्या है यहाँ पर, ज़्यादा है। तो जितना देरी से आपको कर्व मिलेगा यानी कि सीटी वैल्यू उतनी हाई है, यानी कि डीएनए का जो कंसंट्रेशन है सैंपल के अंदर वो उतना कम है, वायरल डीएनए का जो कंसंट्रेशन है वो उतना कम है, तो इन्फेक्शन उतना कम है। तो जो 5th वाला पेशेंट है उसमें इन्फेक्शन सबसे कम है और जो सबसे पहले आपको ग्राफ मिल रहा है उसमें इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा है। सो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जितनी हाई सीटी वैल्यू होती है इट मीन्स सिग्नल डिटेक्टेड लेट, सिग्नल आपको लेट डिटेक्ट हो रहा है, इंडिकेटिंग दैट देयर इज़ लो डीएनए, वायरल डीएनए कंसंट्रेशन। सो इट मीन्स लो इन्फेक्शन। सो इस तरीके से हम पीसीआर है, यहाँ पर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के साथ में कंबाइन कर रहे हैं, तो इसलिए इसको बोला जा रहा है RT-PCR। कोविड-19 के इन्फेक्शन की डायग्नोसिस कर सकते हैं हम RT-PCR से। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पेशेंट है उसका ओरल या फिर नेसोफेरेंजियल स्वैब लिया जाएगा जिसके अंदर वायरस हो। तो सैंपल का आप कलेक्शन करोगे जिसके अंदर आपका जो भी वायरल सैंपल है उसका आपने कलेक्शन किया। उसके बाद में इस जो सैंपल आपने कलेक्ट किया है उससे हम आरएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो वायरल आरएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा एंड इसके बाद में इस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया जाएगा बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस और फिर इस डीएनए की एम्प्लीफिकेशन की जाएगी। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास mRNA है, mRNA में पॉली ए टेल है। यहाँ पर जो हम प्राइमर यूज़ करते हैं दैट इज़ द ओलिगो DT प्राइमर, क्योंकि ओलिगो DT प्राइमर जो होता है वो पॉली ए टेल के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री है तो वो वहाँ पे बाइंड कर सकता है। सो ओलिगो DT प्राइमर हमने यहाँ पर यूज़ किया। उसके बाद में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है कि जो आपका आरएनए होता है, आरएनए से cDNA अगर आपको बनाना है तो इस प्रोसेस को लाइक कन्वर्जन ऑफ आरएनए इनटू cDNA, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इसके लिए आपको जो एंजाइम चाहिए होता है वो चाहिए होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो यहाँ पर देखें कि हमारे पास में आरएनए से क्या बन चुका है, डीएनए बन चुका है बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने क्या किया है, cDNA का सिंथेसिस कर दिया है। इसके बाद हमें आरएनए की तो ज़रूरत नहीं है, तो ये वाला जो स्ट्रैंड होता है जो आपका आरएनए है उसको डिग्रेड कर दिया जाता है। आरएनए cDNA हाइब्रिड में से ये जो आरएनए का स्ट्रैंड है इसको डिग्रेड करता है कौन, आरएनएज H। आरएनएज H क्या करेगा, आरएनए वाले स्ट्रैंड को रिमूव कर देगा। उसके बाद में ये जो आपका cDNA है इसको एज ए टेम्पलेट यूज़ किया जाएगा। हम यहाँ पर प्राइमर ऐड करेंगे और जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है वो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा एंड न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी। सो इस तरीके से आपके पास में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आ चुका है, तो सबसे पहले हमने क्या किया,
सो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आरएनए था, फिर हमने यहाँ पर प्राइमर को अटैच किया, दैट इज़ ओलिगो डीटी प्राइमर को हमने यहाँ पर अटैच किया। उसके बाद में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने यहाँ पे cDNA बना दिया। सो ये जो आप देख रहे हैं दिस इज़ द cDNA। तो cDNA बन गया। उसके बाद क्या होगा कि जो आपका cDNA और RNA का हाइब्रिड बना है, इसमें से जो RNA है ऊपर वाला है, इसको क्या कर दिया जाता है, डिग्रेड कर दिया जाता है बाय RNase H। एंड फिर यहाँ पर जो DNA पॉलीमरेज है वो इसको प्राइमर हम देंगे। यहाँ पर देखिए कि हम यहाँ पर प्राइमर देंगे एंड प्राइमर देने के बाद जो आपका DNA पॉलीमरेज है वो यहाँ पर न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा और नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेगा कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट। वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा और नया DNA का स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाएगा। सो इस तरीके से आपका डबल स्ट्रैंडेड DNA बन चुका है। अब इसका हम PCR करेंगे। PCR में वही सिंपल स्टेप्स जो हम करते हैं, डीनेचुरेशन करेंगे, दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे, फिर हम अनीलिंग करेंगे, फिर एक्सटेंशन होगा। तो इस तरीके से बहुत बारी हम PCR को रन कराएंगे एंड आपको बहुत सारा एम्पलीफाइड DNA मिल जाएगा। सो इस तरीके से हमें बहुत सारा क्या मिल जाएगा, एम्पलीफाइड DNA मिल जाएगा। एंड एज वी नो कि हर एक साइकिल में जो आपका DNA है वो डबल हो जाता है। मतलब पहली साइकिल जब आपने करी तो आपके पास एक डबल स्ट्रैंडेड DNA था, उससे 2 बन जाएंगे। फिर अगली दूसरी साइकिल परफॉर्म करोगे तो 2 से 4, फिर 4 से 8, तो ऐसे डबल होता जाएगा, हर साइकिल में डबल होता जाएगा। तो इसी तरीके से हम बहुत सारी साइकिल्स को परफॉर्म करेंगे, PCR साइकिल्स को, एंड आपको बहुत सारा एम्पलीफाइड DNA मिल जाएगा। सो ये कब यूज़ किया जाता है, मान लो कि आपके सैम्पल जो आपके पास है उसमें ना बहुत कम अमाउंट ऑफ, बहुत लो अमाउंट ऑफ RNA है, तो बहुत कम अमाउंट ऑफ आपके पास सैम्पल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा RNA है, RNA को एक्सट्रैक्ट करके उसको DNA में कन्वर्ट किया जाएगा बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और फिर इस DNA जो हमारा आया है इसका PCR करके हम इसकी बहुत सारी क्या बना लेंगे, कॉपीज़ बना लेंगे, बहुत सारी कॉपीज़ बना लेंगे। लाइक PCR से हम मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना सकते हैं इस वायरल DNA की। सो अब हमारे पास में सफिशेंट अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में DNA आ चुका है एंड एक्यूरेटली अब हम कंफर्म कर सकते हैं कि उस पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन है या नहीं है, लाइक उस सैंपल के अंदर वायरस प्रेजेंट है या नहीं है। सो अगर आपके पास बहुत कम अमाउंट में सैंपल होता है, बहुत कम अमाउंट में सैंपल है, वायरल RNA है, तो पहले उसको हम DNA में कन्वर्ट करेंगे बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड उसके बाद में उसका PCR करके मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना ली जाती हैं। और फिर जब आपके पास इतना सारा अमाउंट में, सफिशेंट लार्ज अमाउंट में DNA आ चुका है तो आप एक्यूरेटली कंफर्म कर सकते हो कि उस सैंपल में वायरस प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। सो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR है, इससे आप जीन एक्सप्रेशन का भी एनालिसिस कर सकते हो। कोई पैथोजन है उसका भी आप डिटेक्शन कर सकते हो। अगर वो बहुत लो अमाउंट में प्रेजेंट है, आपके सैंपल में बहुत लो अमाउंट में प्रेजेंट है, स्टिल आप उसका क्या कर सकते हो, PCR करके उसको डिटेक्ट कर सकते हो। सो RT-PCR से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR से आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि उस बंदे को इन्फेक्शन है या नहीं है। आपको इंटेंसिटी का पता नहीं चलता है कि उसको ज़्यादा इन्फेक्शन है या कम इन्फेक्शन है। सो अगर आपको इंटेंसिटी का पता लगाना है कि उस पेशेंट को ज़्यादा इन्फेक्शन है या कम इन्फेक्शन है, तो इसके लिए हम qPCR करते हैं, या फिर जिसको हम बोलते हैं रियल टाइम PCR है, जो कि किस लिए डिज़ाइन किया गया था, टू इम्प्रूव द सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। अब क्यों यहाँ पर हम कैसे यहाँ पर सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होती है, स्पेसिफिसिटी बढ़ती है, वो आपको प्रोसेस समझने के बाद समझ में आएगा। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं 2 सेट्स ऑफ प्राइमर। नॉर्मल PCR के अंदर हम 1 सेट ऑफ प्राइमर यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हम 2 सेट ऑफ प्राइमर यूज़ करेंगे। एक को बोलते हैं आउटर प्राइमर और एक को बोलते हैं इनर प्राइमर। सो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स और 2 सक्सेसिव PCR रिएक्शंस यहाँ पर होंगी। जो आउटर प्राइमर होता है, आउटर प्राइमर क्या करेगा, दैट विल एम्पलीफाई अ लार्ज फ्रैगमेंट ऑफ जीन, और जो आपका पहला रिएक्शन का, पहले PCR का प्रोडक्ट आएगा, उसका हम यूज़ करेंगे एज अ टेम्पलेट इन द सेकेंड PCR राउंड।
जो आपका सेकेंड टाइप का जो प्राइमर यूज़ करेंगे वो है इनर प्राइमर। इनर प्राइमर जो होता है वो आपके टारगेट सीक्वेंस में ही होता है। लेट्स स्टार्ट कि जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से चलता है। तो सबसे पहले हमारे पास में है कि ये जो आपका डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यहाँ पे जो ग्रीन वाला सेगमेंट आप देख रहे हो, दिस इज़ द टारगेट डीएनए रीजन। सबसे पहले चलेगा फर्स्ट राउंड ऑफ पीसीआर। वही आपके सिंपल स्टेप्स, डीनेचुरेशन, फिर अनीलिंग और फिर एक्सटेंशन होता है। तो पहला राउंड चला, आपका डीनेचुरेशन हुआ, उसके बाद में अनीलिंग होगा, एंड हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लगा रहे हैं, आउटसाइड प्राइमर्स लगा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले आउटर प्राइमर और इनर प्राइमर क्या होता है। जो इनर प्राइमर है वो आपके टारगेट सीक्वेंस के अंदर ही है, विद इन द टारगेट सीक्वेंस जो होते हैं, यानी कि जो स्पेसिफिकली आपके विद इन द टारगेट साइट पर ही बाइंड करते हैं और ये एम्पलीफाई करेंगे सिर्फ आपके टारगेट डीएनए को ही, वो हम उसको बोलते हैं नेस्टेड पीसीआर, या फिर नेस्टेड मतलब अंदर की साइड, इनसाइड, तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड पीसीआर। अब जो आपके टारगेट रीजन से बाहर है, मतलब ये जो हमने डॉट डॉट से टारगेट रीजन बनाया, इसके बाहर जो आप ग्रीन वाले देख रहे हो, दीज आर नोन एज द आउटर प्राइमर। आउटर प्राइमर जो कि आपके बाहर होते हैं, टारगेट सीक्वेंस के बाहर होते हैं। तो ये जो प्राइमर होते हैं ये आपके बड़े फ्रैगमेंट को क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। आउटर प्राइमर्स जो होंगे वो आपके आउटसाइड द टारगेट डीएनए बाइंड करते हैं एंड दे एम्पलीफाई लार्जर फ्रैगमेंट। चलिए स्टार्ट कर रहे थे हम अपना फर्स्ट राउंड पीसीआर का। तो जब फर्स्ट राउंड चलता है तो सबसे पहले जो आउटसाइड प्राइमर को देखें आप, जो आउटसाइड प्राइमर है वो कहाँ पे बाइंड कर रहे हैं, आपके टारगेट सीक्वेंस के बाहर बाइंड कर रहे हैं। ये जो आपकी ग्रीन वाली थी, दिस इज़ द टारगेट सीक्वेंस, और ये जो प्राइमर है वो टारगेट सीक्वेंस के बाहर बाइंड कर रहे हैं। रिवर्स प्राइमर और फॉरवर्ड प्राइमर, आउटसाइड इसलिए बोला क्योंकि ये टारगेट सीक्वेंस के बाहर है। तो आउटसाइड प्राइमर्स क्या करेंगे, दे विल बाइंड आउटसाइड ऑफ द टारगेट डीएनए, एंड वो पूरे के पूरे, फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, पॉलीमरेज आएगा यहाँ पर, और फिर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा, यहाँ पे भी पॉलीमरेज आएगा, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट, एंड आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पे पूरा का पूरा जो आपका सीक्वेंस है, पूरा का पूरा जो स्ट्रैंड है वो बन चुका है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन चुका है। तो टारगेट डीएनए के साथ साथ यहाँ पर टारगेट रीजन तो इंक्लूडेड है, लेकिन साथ में इट मे ऑल्सो कंटेन द नॉन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ड्यू टू द इनिशियल, जो हमारे पास यहाँ पे ये जो आप रीजन देख रहे हो ये तो नॉन स्पेसिफिक है, हमें तो चाहिए तो बस इतना पोर्शन चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट एम्पलीफाइड प्रोडक्ट होता है उसमें आपका नॉन स्पेसिफिक रीजन भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो एम्पलीफिकेशन हो रहा है वो लार्जर सेगमेंट का हो रहा है, तो लार्जर फ्रैगमेंट का एम्पलीफिकेशन हो रहा है। यहाँ पर फर्स्ट राउंड हो चुका है कंप्लीट, पूरी बड़ी बड़ी फ्रैगमेंट्स आ चुकी है जिसके अंदर आपका टारगेट डीएनए रीजन है। अब चलेगा सेकेंड राउंड। अब सेकेंड राउंड में क्या होता है, अब यहाँ पर बाइंड होते हैं इनसाइड प्राइमर जो कि है नेस्टेड प्राइमर। इनसाइड प्राइमर जिसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड प्राइमर्स बोलते हैं, ये जो बाइंड करते हैं विद इन योर, जो आपका पीसीआर प्रोडक्ट आया है, ऊपर देखें कि यहाँ पे जो आपके पीसीआर प्रोडक्ट्स आए हैं फर्स्ट राउंड से, ये आपको 2 पीसीआर प्रोडक्ट्स आए थे। अब ये चारों जो ये स्ट्रैंड्स है 1, 2, 3 और 4 ये अलग अलग हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, एज अ टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे। तो सेकेंड राउंड में हम जो फर्स्ट राउंड का प्रोडक्ट आया है उसको एज अ टेम्पलेट यूज़ करते हैं। फर्स्ट राउंड में जो प्रोडक्ट आया है उसको एज अ टेम्पलेट की तरह यूज़ किया जाएगा। एंड यहाँ पे आप देखें कि जो फर्स्ट राउंड का प्रोडक्ट आया था उसको हमने एज अ टेम्पलेट यूज़ किया है, और वहाँ पर इनर जो आपके प्राइमर है, जो नेस्टेड प्राइमर है, वो बाइंड कर चुके हैं। और ये कहाँ पे बाइंड करते हैं, ये तो बड़े स्पेसिफिक होते हैं, ये तो हमारे टारगेट साइट पे ही बाइंड करेंगे। तो टारगेट साइट पे ही बाइंड करेंगे, और यहाँ पर जब डीएनए पॉलीमरेज आएगा ये आपके यहाँ पर स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट, एंड इस तरीके से आपका नया स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो जाएगा। एट द एंड आपको यहाँ पर छोटी छोटी फ्रैगमेंट्स मिलेंगी जो कि होंगी आपकी सिर्फ टारगेट साइट की ही, मतलब ये जो आप ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हो सिर्फ यही पार्ट जो है आपका एम्पलीफाई हुआ है। यहाँ पर सिर्फ वही पार्ट जो है एम्पलीफाई होता है। एम्पलीफाइड जो फ्रैगमेंट्स है सेकेंड राउंड की वो शॉर्टर होती है देन द फर्स्ट राउंड।
अब आप ये सोच रहे होगे कि हमने यहाँ पे 2 प्राइमर क्यों यूज़ करे, हम डायरेक्टली इनसाइड प्राइमर भी तो यूज़ कर सकते थे ना। हमने सीधा पहले आउटसाइड कर रहे हैं फिर इनसाइड प्राइमर यूज़ कर रहे हैं, हम सीधा दूसरे वाले सेट को क्यों नहीं यूज़ कर लेते, हम सीधा नेस्टेड प्राइमर को ही क्यों नहीं यूज़ कर लेते, 2 बारी करने की क्या ज़रूरत है। तो इसकी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि ऐसा आपके पास कोई सैम्पल है, अगर आपके पास कोई सैम्पल है जिसमें कि बहुत लो कंसंट्रेशन है, बहुत क्या है, लो कंसंट्रेशन है डीएनए की कोई पैथोजन डीएनए है, मान लो कि आपके पास ब्लड सैंपल है, आपको उसमें चेक करना है कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन चेक करना है, तो आप उसके अंदर जो आपके पास सैंपल है वो आपके पास बहुत कम सैंपल है, तो पैथोजन डीएनए जो उसके अंदर प्रेजेंट है वो बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है विद इन दैट क्लिनिकल सैंपल। सो अगर हम क्या करेंगे, सिंगल सेट ऑफ प्राइमर का यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट ना मिले ड्यू टू द लो टेम्पलेट कंसंट्रेशन। या फिर हो सकता है कि नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग हो जाए। तो आपके पास जब सैंपल ही कम है तो टेम्पलेट ही कम है, तो हो सकता है कि आपको कोई प्रोडक्ट ना मिले। लेकिन नेस्टेड पीसीआर में क्योंकि हम 2 सेट ऑफ प्राइमर यूज़ कर रहे हैं तो दैट विल इंश्योर दैट इवन द स्मॉल अमाउंट ऑफ पैथोजन डीएनए को हम एम्प्लीफाई कर सकते हैं। तो जो आपके पास डीएनए था, जो छोटे अमाउंट में आपके पास स्मॉल अमाउंट में डीएनए था, ये देखो आपके पास सैंपल में बस ये था। अब इतना कम डीएनए है, अब हम क्या करेंगे, जब आप फर्स्ट सेट ऑफ प्राइमर यूज़ कर रहे हो तो उससे आपको एक साइकिल से 2 मिल गए, एक से क्या मिल गया आपको, 2 मिल गया एम्प्लीफाइड प्रोडक्ट, और फिर अब इनको हम एज अ टेम्पलेट की तरह यूज़ करते हैं चारों स्ट्रैंड्स को, और फिर सेकेंड सेट को यूज़ कर रहे हैं जिससे कि आपको एम्प्लीफाइड प्रोडक्ट मिल रहा है। सो सेकेंड सेट जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि स्मॉल अमाउंट में जो आपका पैथोजन का डीएनए था उसको हमने लार्ज अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया है, दैट इज़ एम्प्लीफाइड स्पेसिफिकली एंड सफिशेंटली फॉर द डिटेक्शन। सो अगर आपके सैंपल में बहुत कम कंसंट्रेशन है टारगेट डीएनए की, तो अगर आप सिंगल सेट ऑफ प्राइमर यूज़ करोगे तो दैट माइट नॉट प्रोवाइड यू द इनफ एम्प्लीफिकेशन फॉर डिटेक्शन। सो इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, जो इनिशियल एम्प्लीफिकेशन का स्टेप कर रहे हैं उससे हमारा जो टारगेट डीएनए अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है, अलाउइंग द सेट ऑफ प्राइमर्स टू एम्प्लीफाई इट मोर इफेक्टिवली। सो अब आते हैं उन 2 टर्म्स के ऊपर जो कि थी हमारी सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी को इन्हांस करने के लिए पीसीआर लाया गया। तो स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि जो आप सेकेंड सेट ऑफ प्राइमर यूज़ कर रहे हो दैट विल इंश्योर कि ओनली जो आपका डिज़ायर्ड टारगेट सीक्वेंस है वही एम्प्लीफाई हो, तो चांसेस ऑफ एम्प्लीफाइंग द नॉन स्पेसिफिक प्रोडक्ट इज रिड्यूस्ड। सेकेंड सेट ऑफ प्राइमर यूज़ करने से ये आप एश्योर हो जाते हो कि सिर्फ आपका जो डिज़ायर टारगेट सीक्वेंस है वही एम्प्लीफाई हो। द सेकेंड इज़ योर सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि जो आप 2 राउंड कर रहे हो ना एम्प्लीफिकेशन का, तो उसकी वजह से आप बहुत कम अमाउंट में भी अगर आपका टारगेट डीएनए प्रेजेंट है उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सो इतना ज़्यादा सेंसिटिविटी क्या हो जाती है, इन्हांस हो जाती है, यानी कि आप डिटेक्ट कर सकते हो इवन द लो लेवल ऑफ डीएनए इन योर सैंपल। सो अगर यहाँ पर स्पेसिफिसिटी इन्हांस हुई है तो उससे आप स्पेसिफिक जो आपका जेनेटिक वेरिएंट्स है उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है क्लिनिकल डायग्नोसिस में टू डिटेक्ट द पैथोजेंस विद द हाई स्पेसिफिसिटी। यहाँ पे इन्वर्स पीसीआर। सो इन्वर्स पीसीआर हम करते क्यों हैं? सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास में डीएनए है और ये आपके पास में क्या है, नोन रीजन है, यानी कि इस येलो वाले पार्ट की आपको सीक्वेंस का पता है, लेकिन हमें क्या करना है, इसके जो साइड वाले यानी कि ये जो सीक्वेंस इसको फ्लैंक कर रही है इसके जो साइड वाले हैं जो कि क्या है, अननोन है, वी डोंट नो अबाउट दिस अननोन सीक्वेंसेस। इसी सीक्वेंस के लिए यूज़ करते हैं जिसमें आपको सेंटर वाला जो नोन रीजन है उसका तो सीक्वेंस आपको पता है, लेकिन हमें क्या पता करना है, ये जो अननोन रीजन है इसका सीक्वेंस क्या है, हमें इस अननोन रीजन को एम्प्लीफाई करना है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इन्वर्स पीसीआर का यूज़ करते हैं। अब जिसका नोन रीजन है, जो नोन सीक्वेंस है,
जो सीक्वेंस हमें पता होती है उसके अगेंस्ट हम प्राइमर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन जिसका सीक्वेंस आपको पता ही नहीं है, इनका तो आपको सीक्वेंस पता ही नहीं है, तो आप इसके अगेंस्ट प्राइमर्स भी नहीं डाल सकते हो। सो हम क्या करने वाले हैं, इस नोन रीजन की हेल्प से अननोन रीजन का एम्प्लीफिकेशन कैसे होता है वो इनवर्स पीसीआर में देखने वाले हैं। इसका यूज़ ट्रांसपोजोन के इंसर्जन के लिए भी होता है। मान लो कि यहाँ पर ये एक ट्रांसपोजोन था। ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं, जंपिंग जीन्स होते हैं। ये आकर के ये यहाँ पर क्या हो गया, इंसर्ट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। तो ये क्या है हमारे पास में, दिस इज़ आर जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए जिसकी हमें सीक्वेंस नहीं पता, इस जीनोमिक डीएनए की हमें सीक्वेंस नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है, इस ट्रांसपोजोन की सीक्वेंस पता है। तो ये क्या हो गया हमारा नोन रीजन। लेकिन हमें एम्प्लीफाई क्या करना है, जीनोमिक डीएनए, ये जो इसके साइड वाला पार्ट है, जो अननोन पार्ट है, हमें उसको एम्प्लीफाई करना है। सो इस केस में भी इन्वर्स पीसीआर यूज़ होता है टू नो वेयर द ट्रांसपोजोन गॉट इंसर्टेड, कहाँ पे ट्रांसपोजोन जा कर के इंसर्ट हुआ है। क्योंकि हमें ट्रांसपोजोन का सीक्वेंस तो पता है, तो हम अननोन जो हमारा उसके साइड वाली सीक्वेंस है उसका पता लगा सकते हैं, उसको एम्प्लीफाई कैसे करना है। सो हम स्टेप वाइज देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो हमारे पास यहाँ पर आप सेंटर में देख रहे हैं, दिस इज़ द नोन सीक्वेंस, यानी कि ये जो ग्रीन वाली मैंने हाईलाइट करी ये नोन सीक्वेंस है, इसकी सीक्वेंस आपको पता है। लेकिन हमें पता किसके बारे में करना है, ये येलो वाली हमें सीक्वेंस का नहीं पता है। वी डोंट नो अबाउट दिस सीक्वेंस, अननोन रीजन है, हमें इसके बारे में पता करना है, हमें इसका एम्प्लीफिकेशन करना है। तो कैसे किया जाएगा, सबसे पहले जो आपका टारगेट डीएनए है उसको कट किया जाएगा बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो ये रिस्ट्रिक्शन साइट है जहाँ पे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आएंगे और यहाँ पर कट लगाएंगे। सो डाइजेशन हुआ बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इसके बाद में क्या होता है, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हुए हैं, सो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि ये विद इन नॉन रीजन ना कट करें, नॉन रीजन के अंदर नहीं, नॉन रीजन के बाहर कट करने चाहिए, नॉन रीजन के बाहर इनको कट करना चाहिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को। ऐसा ना हो कि नॉन सीक्वेंस के अंदर ही कट कर दें। तो इनिशियली जो हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ कर रहे हैं, दे शुड नॉट कट विद इन द नॉन रीजन, दे शुड कट बियॉन्ड द नॉन रीजन। उसके बाद में स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो गए। स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होने की वजह से व्हेन द डीएनए कंसंट्रेशन इज़ लो, तो ये क्या हो जाएगा, सर्कुलराइज हो जाएगा। जो आपके लीनियर फॉर्म में था अब वो सर्कुलराइज हो जाएगा इस तरीके से। जब सर्कुलराइज जब यहाँ पर सर्कुलराइज हो गया ये ड्यू टू द स्टिकी एंड्स, ये क्या हो जाएगा, सर्कुलराइज हो जाएगा। सर्कुलराइज होने के बाद में अब हम क्या लगाएंगे, एक और कट लगाने वाले हैं। अब हम नॉन रीजन में कट लगाएंगे। नॉन रीजन में भी क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, कट लगेगा। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज़ किया जाएगा फॉर कटिंग एट द नॉन रीजन। एंड ये पूरा का पूरा जो है खुल जाएगा इस तरीके से कि आपका जो नॉन रीजन है वो कोने कोने में आ जाएगा, और जिसको आपको एम्प्लीफाई करना था, मतलब जो अननोन रीजन था, वो हमारा बीच में आ चुका है। उसके बाद हम इसका इजीली एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। नॉर्मल पीसीआर से आप इसका एम्प्लीफिकेशन कर सकते हो। अब ऐसा क्यों, देखो अननोन रीजन के अगेंस्ट तो हम कोई प्राइमर नहीं बना सकते ना, क्योंकि हमें सीक्वेंस ही नहीं मालूम है। तो आप उसकी कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर को कैसे डिज़ाइन करोगे। लेकिन जो नॉन सीक्वेंस है उसका आपको प्राइमर पता है, मतलब उसका हमें सीक्वेंस पता है। सो इसका वही पहले क्या होगा, डीनेचुरेशन होगा। तो डीनेचुरेशन होगा तो ये दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो अलग हो जाएंगे। ऑलराइट, सो जब डीनेचुरेशन होगा तो ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा, जैसे नॉर्मल पीसीआर में होता है कि पहले डीनेचुरेशन होता है, फिर अनीलिंग होती है, फिर एक्सटेंशन होती है, वैसे ही करना है हमें। तो पहले डीनेचुरेशन हो गया, दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए। उसके बाद क्या होगा, अनीलिंग होगा। अब प्राइमर्स जो है वो इस तरीके से, प्राइमर्स जो है वो इस तरीके से बाइंड हो जाएंगे, क्योंकि नॉन सीक्वेंस है। ये क्या है, आपकी नॉन सीक्वेंस है। तो नॉन सीक्वेंस तो हमें पता है ना वो सीक्वेंस, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर्स हम डाल सकते हैं। तो अब वही सेम प्रोसेस की जो डीएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर सिंथेसिस हो जाएगी नए स्ट्रैंड की, और यहाँ पर भी सिंथेसिस हो जाएगी नए स्ट्रैंड की। तो इस तरीके से हमने अननोन रीजन जो हमें पता भी नहीं था उसका भी एम्प्लीफिकेशन कर लिया।
अब इसको इन्वर्स पीसीआर क्यों बोला है, क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड पीसीआर को देखोगे तो वहाँ पर जो प्राइमर्स होते हैं वो इनवर्ड ओरिएंटेड होते हैं। वो किस तरीके से ओरिएंटेड होते हैं, वो इनवर्ड ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन इन्वर्स पीसीआर में हम जो प्राइमर्स को डिज़ाइन कर रहे हैं वो प्राइमर डिज़ाइनिंग इस तरीके से होती है कि जो नोन सीक्वेंस है, हमें क्या करना है, सीक्वेंस फ्लैंकिंग का नोन रीजन को डिटरमाइन करना है, इस सीक्वेंस को डिटरमाइन करना है। तो प्राइमर्स को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जो सेंटर वाली नोन सीक्वेंस है वहाँ पे प्राइमर को ओरिएंट किया जाता है आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। लेकिन जो स्टैंडर्ड पीसीआर था उसमें क्या था, अंदर की तरफ थे प्राइमर्स। सो यही जो ये बाहर की तरफ आपको दिख रहे हैं, जब एट द एंड क्या होगा कि ये अंदर की तरफ हो जाते हैं। मतलब जो आपका स्टार्टिंग वाला स्टेप था, स्टार्टिंग वाले स्टेप में ये आउटवर्ड थे प्राइमर्स, इस तरीके से ये बाहर की तरफ थे। हमने प्राइमर की डिज़ाइनिंग इस तरीके से करी कि वो दे वर ओरिएंटेड आउटवर्ड्स। लेकिन एट द एंड आप क्या देखोगे कि ये जब इनका लाइगेशन होगा और फिर जब नोन सीक्वेंस आपके कोने में आ जाएगी तो अब जो हमारे पास प्राइमर्स हैं वो कैसे होंगे, इनवर्ड होंगे, मतलब इस तरीके से होंगे। अब इस तरीके से आ जाएंगे। तो इनिशियली कैसे थे, हमने कैसे उनको डिज़ाइन किया, इनवर्ड थे ना, वो उल्टे थे, आउटवर्ड, दे वर ओरिएंटेड आउटवर्ड। लेकिन एट द एंड क्या है, वो नॉर्मल जैसा पीसीआर में होता है कि जब नोन सीक्वेंस आपकी बाहर वाली साइड आ गई, नाउ दे आर पॉइंटिंग इनवर्ड्स और नॉर्मल पीसीआर फिर स्टार्ट हो जाएगा। सो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि इन्वर्स पीसीआर में जो टारगेट सीक्वेंस स्पेसिफिक प्राइमर्स को हम डिज़ाइन करते हैं वो इन्वर्स पोजीशन में होते हैं। इंस्टेड ऑफ एम्पलीफाइंग इनवर्ड इट एम्पलीफाई आउटवर्ड फ्लैंकिंग सीक्वेंस। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें किसका एम्पलीफिकेशन करना था, अननोन रीजन का एम्पलीफिकेशन करना था, जो कि फ्लैंकिंग रीजन था, फ्लैंकिंग द नोन रीजन के साइड वाला जो रीजन था उसका एम्पलीफिकेशन करना था। तो हमने इनिशियली जो प्राइमर्स लगाए वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगाए, वो उल्टे लगाए। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द इन्वर्स पीसीआर। और क्यों यूज़ होता है, ऐसे सीक्वेंस के बारे में पता करने के लिए, ऐसे सीक्वेंस को पता करने के लिए होता है जिसमें कि आपको सेंटर में जो आपका नोन रीजन है कुछ पार्ट आपको पता है, लेकिन आपको एम्पलीफाई क्या करना है, अननोन रीजन को एम्पलीफाई करना है, इस रीजन को आपको एम्पलीफाई करना है। हमारे पास ये क्या है, नोन रीजन, लेकिन एम्पलीफिकेशन ग्रे वाले रीजन की करनी होती है। तो इस केस में हम इन्वर्स पीसीआर का यूज़ करते हैं। एक मॉडिफिकेशन है आपके जो कन्वेंशनल पीसीआर है उसका। यहाँ पे हम क्या करते हैं, किस लिए हम टच डाउन पीसीआर का हमें ज़रूरत पड़ा कि हम अनवांटेड एम्पलीफिकेशन नहीं चाहते। तो कई बार क्या होता है कि जो आपका प्राइमर है वो गलत जगह पर अगर बाइंड हो जाता है, नॉन स्पेसिफिक जगह पर अगर बाइंड हो जाता है, तो उसकी वजह से नॉन स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन होगी, जिसको आप नहीं चाहते, वो रीजन भी एम्पलीफाई हो जाएगा। सो हम चाहते हैं कि प्राइमर जो है वो स्पेसिफिक जगह पर जाकर ही बाइंड करे, तभी आपकी क्या होगी, स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन होगी। तो टच डाउन पीसीआर जो होता है ये प्रिवेंट करता है अनवांटेड एम्पलीफिकेशन को। ऑब्वियसली अगर आपकी अनवांटेड एम्पलीफिकेशन कम हो जाएगी, सिर्फ वही रीजन एम्पलीफाई होगा जो आप चाहते हो, तो यील्ड भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, पीसीआर यील्ड भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। सो यहाँ पर टच डाउन पीसीआर का मेन एम क्या है कि हम प्रिवेंट करना चाहते हैं अनवांटेड एम्पलीफिकेशन को। और ये हम कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड पीसीआर के 3 स्टेप्स थे। सबसे पहला था डीनैचुरेशन, फिर था अनीलिंग एंड देन आपका एक्सटेंशन। यहाँ पर जो बीच वाला स्टेप है दैट इज़ अनीलिंग टेम्परेचर, उसके साथ कुछ हम यहाँ पर गड़बड़ करने वाले हैं। मतलब अनीलिंग टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, 1-1 डिग्री सेल्सियस कम करते जाएंगे इन ईच पीसीआर साइकिल। बाकी आपका जो डीनैचुरेशन और एक्सटेंशन वाला स्टेप है वो सेम रहता है, बस स्टेप चेंज कौन सा हो रहा है, अनीलिंग वाला। सबसे पहले बात करते हैं कि जो अनीलिंग टेम्परेचर होता है, अनीलिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जब आपका प्राइमर बाइंड कर जाए उसके स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से ऑन द डीएनए। सो
अनीलिंग टेम्परेचर आइडियली वो 55 से लेके 65 डिग्री सेल्सियस तक रहता है आइडियली, एंड इट इज़ द टेम्परेचर एट विच प्राइमर जो है आपका बाइंड करेगा टू द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑन द डीएनए। तो वो क्या होता है, आपका अनीलिंग टेम्परेचर होता है। अब अगर अनीलिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो या बहुत ज़्यादा लो हो तो उससे क्या हो सकता है। अगर आपका अनीलिंग टेम्परेचर बहुत लो है, वेरी लो है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि प्राइमर डाइमर का फॉर्मेशन हो सकता है, और जब प्राइमर डाइमर का फॉर्मेशन होता है तो नॉन स्पेसिफिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। और अगर आपका अनीलिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारे पास यहाँ पर सिर्फ स्पेसिफिक प्राइमर टेम्पलेट बाइंडिंग होती है। अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, अनीलिंग टेम्परेचर हाई है, तो सिर्फ आपका स्पेसिफिक प्राइमर टेम्पलेट को बाइंड करेगा, ओनली स्पेसिफिक बाइंडिंग ही होगी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि आपकी जो यील्ड होती है वो कम हो जाती है। टेम्परेचर लो था तो स्पेसिफिसिटी क्या थी, कम थी। जब हाई अनीलिंग टेम्परेचर रखोगे तो आपकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि जो आपके नॉन स्पेसिफिक प्राइमर्स है, मान लो ये नॉन स्पेसिफिक प्राइमर्स थे, तो ये बाइंड नहीं करेंगे टेम्पलेट से, सिर्फ जो स्पेसिफिक प्राइमर्स है वही बाइंड करेंगे। सो स्पेसिफिसिटी क्या हो जाती है, इन्हांस हो जाती है अगर आपका जो एनीलिंग टेम्परेचर है वो हाइयर है, लेकिन यील्ड जो है आपको कम मिलती है। सो टच डाउन पीसीआर के अंदर हम क्या करते हैं, हम पीसीआर साइकिल को 2 स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। पहली जो आपकी 10-15 पीसीआर साइकिल चलेंगी उसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहली स्टेज में हम अनीलिंग टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस कम करेंगे आफ्टर ईच साइकिल। मान लीजिए कि आपका जो अनीलिंग टेम्परेचर था, ऑप्टिमम अनीलिंग टेम्परेचर वाज 55 डिग्री सेल्सियस, तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट करना है अनीलिंग टेम्परेचर उससे 10-15 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा, मान लो 66 डिग्री सेल्सियस हमने सेलेक्ट किया फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ एम्प्लीफिकेशन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इनिशियली क्या लिया, इनिशियली हमने 66 डिग्री सेल्सियस लिया। जो भी आपका ऑप्टिमम अनीलिंग टेम्परेचर है, मान लो 55 डिग्री सेल्सियस है, तो हमने उससे ज़्यादा अनीलिंग टेम्परेचर ले लिया। यहाँ पर कितना ले लिया, 66 डिग्री सेल्सियस पहली पीसीआर साइकिल के लिए, फर्स्ट राउंड ऑफ एम्प्लीफिकेशन के लिए हमने 66 डिग्री सेल्सियस लिया। अब उसके बाद हर एक साइकिल जैसे आप परफॉर्म करोगे, हर एक पीसीआर साइकिल में आपका डीनेचुरेशन होगा, अनीलिंग होगा, एक्सटेंशन होगा, लेकिन आपको चेंजेस किस में करने हैं, अनीलिंग टेम्परेचर में। सो आफ्टर ईच साइकिल अब ये जो अनीलिंग टेम्परेचर है वो 1-1 डिग्री सेल्सियस हम लो करते जाएंगे, 1-1 डिग्री सेल्सियस हम लो करते जाएंगे। मतलब पहले आपने पीसीआर साइकिल रन कराई, उसमें अनीलिंग टेम्परेचर था 66, फिर सेकेंड साइकिल कराई, उसमें अनीलिंग टेम्परेचर था 65। तो ऐसे करके आप 10 से 15 साइकिल्स करोगे पीसीआर की, जिसमें कि हम क्या करते जा रहे हैं, वी आर डिक्रीजिंग द अनीलिंग टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो इस तरीके से हमने अनीलिंग टेम्परेचर को डिक्रीज करते जा रहे हैं। उसके बाद जो सेकेंड स्टेज आएगी, सेकेंड स्टेज में हम सेम जो अनीलिंग टेम्परेचर है वो अप्लाई करेंगे। मतलब जो आपका ऑप्टिमम आया है अनीलिंग टेम्परेचर, उसी को हम सारी की सारी साइकिल्स में अप्लाई करेंगे 20 to 25 साइकिल्स के लिए। मतलब जेनरिक पीसीआर जो होता है, नॉर्मल जो पीसीआर होता है, वही हम सेकेंड स्टेज में परफॉर्म करते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। लेकिन जो आपने इनिशियल स्टेज था आपका, उसमें हमने क्या किया है, 1-1 डिग्री सेल्सियस हम कम करते जा रहे हैं जब तक कि आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं आ जाता। सो ऐसा क्यों करते हैं, इनिशियली आप देखो, इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हमने टेम्परेचर क्या लिया, अनीलिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई लिया। और जब हम बहुत ज़्यादा हाई लेते हैं, जो हमारा अनीलिंग टेम्परेचर है उसको हमने बहुत ज़्यादा इनिशियली हाई लिया, तो उसकी वजह से स्पेसिफिक प्राइमर की बाइंडिंग हुई। तो मान लो कि ये जो ब्लू वाला रीजन है वो आपका टारगेट रीजन था, तो जो प्राइमर्स है वो टारगेट रीजन पर ही बाइंड हुए। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि हायर अनीलिंग टेम्परेचर पे जो प्राइमर की बाइंडिंग होती है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, लेकिन आपको यील्ड कम मिलता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें यील्ड तो कम मिल रहा है फर्स्ट स्टेज में, लेकिन स्पेसिफिसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है।
सो ओनली जो हमारे स्पेसिफिक प्राइमर है उन्हीं की बाइंडिंग होगी, ओनली हाईली स्पेसिफिक प्राइमर और टेम्पलेट की यहाँ पर बाइंडिंग होगी। नॉन स्पेसिफिक इंट्रैक्शन यहाँ पर नहीं होता है, इतने हाई अनीलिंग टेम्परेचर पे नॉन स्पेसिफिक इंट्रैक्शन नहीं होता है, सिर्फ आपका जो स्पेसिफिक इंट्रैक्शन है वो होगा। तो जो आपको चाहिए था, जो हमें ब्लू वाला ये वाला रीजन हमें चाहिए था, टारगेट रीजन, वो उसी का क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन होगा। सो सिर्फ डिज़ायर्ड जो आपका डीएनए था उसी का एम्प्लीफिकेशन होगा, क्योंकि स्पेसिफिसिटी इतनी ज़्यादा थी। यील्ड आपको कम मिल रही थी, कोई बात नहीं। अब जैसे ही हमारे पास में सेकेंड स्टेज अब हम अप्लाई करेंगे, अब जो अनीलिंग टेम्परेचर आया है उसको हम रेस्ट ऑफ द साइकिल्स के लिए अप्लाई करेंगे। मतलब जो अब आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर जैसे ही आ गया, मान लो 55 डिग्री सेल्सियस था, हमने इनिशियली 66 डिग्री सेल्सियस लिया और उसको धीरे धीरे 1-1 डिग्री सेल्सियस कम करते गए जब तक कि 55 नहीं आ जाता। अब आपका जो आपको चाहिए था डिज़ायर्ड डीएनए वो अब एम्पलीफाई हो चुका है। तो अब सेकेंड स्टेज में हम क्या करने वाले हैं कि जो ऑप्टिमम अनीलिंग टेम्परेचर है उसी को अप्लाई करेंगे, 20-25 साइकिल्स लगाएंगे और हमारी जो यील्ड है वो अच्छी हो जाएगी। तो सेकेंड स्टेज में देखो कि जो आपका डीएनए एम्पलीफाइड हुआ था, वंस यू गॉट द डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, आपको फर्स्ट स्टेज में आपका इंटरेस्ट का डीएनए सीक्वेंस एम्पलीफाई कर लिया आपने फर्स्ट स्टेज में सक्सेसफुली। अब उस एम्पलीफाइड डीएनए को हम एज ए टेम्पलेट की तरह लेंगे और फर्दर 20 से 25 पीसीआर साइकिल्स करेंगे। तो अब आपकी जो यील्ड है वो भी बढ़िया हो चुकी है। फर्स्ट स्टेज में आपने स्पेसिफिसिटी इन्हांस कर ली, सेकेंड स्टेज में आपकी यील्ड अच्छी हो गई, राइट। सो आपकी यील्ड अच्छी हो गई। सो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, एम्प्लीफिकेशन को परफॉर्म कर लिया, हमने प्रिवेंट कर लिया अनवांटेड एम्प्लीफिकेशन को। कॉलोनी पीसीआर किस लिए हम यूज़ करते हैं, देखो आपने क्या किया, आपने क्लोनिंग करी, क्लोनिंग के बाद हम क्या करना चाहते हैं कि हमारे पास में रिकॉम्बिनेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। सो जो कॉलोनी पीसीआर होता है दैट इज़ यूज्ड टू स्क्रीन, इट इज़ यूज्ड टू स्क्रीन फॉर द रिकॉम्बिनेंट्स। जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन करी तो क्या हो सकता है, सो ये है आपके बैक्टीरियाज। तो बैक्टीरियाज के अंदर हमने, ये हमारा वेक्टर है, वेक्टर के अंदर ये हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। दिस इज़ आर जीन ऑफ इंटरेस्ट, रेड वाला हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले हमने प्लाज्मिड के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट किया, हमने वेक्टर तैयार कर लिया है एंड अब इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ये क्या हमारे पास बैक्टीरियल सेल्स हैं, दीज आर द बैक्टीरियल सेल्स। तो इस तरीके से बैक्टीरियल सेल्स हैं। अब जो ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल्स होंगे उसका मतलब क्या है कि जहाँ पे ये आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो चला गया हो, कुछ यहाँ पे बैक्टीरियल सेल्स ऐसे होंगे जिनके अंदर कि ये हमारा इंसर्ट नहीं जाएगा। तो हमें ये फाइंड आउट करना है, हमें ये स्क्रीन करना है कि रिकॉम्बिनेंट्स कौन से हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स कौन से हैं। जिस बैक्टीरिया के अंदर आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो चला गया है वो रिकॉम्बिनेंट होता है, और जिसके पास नहीं गया है वो होता है नॉन रिकॉम्बिनेंट। सो जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेप करा उसके बाद आप ये पता लगाना चाह रहे हो कि क्या आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो एक्चुअली गया है या नहीं गया है, कौन से आपके जो बैक्टीरियाज है वो रिकॉम्बिनेंट है, कौन से नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कौन से में ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो चुका है। तो कॉलोनी पीसीआर का हम यूज़ करेंगे। सो कॉलोनी पीसीआर से हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने करवाया था वहाँ से हम डायरेक्टली जो है कॉलोनी को पिक करेंगे। अब कॉलोनी पीसीआर को हम करते कैसे कि जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन अभी करी तो वहाँ पे जो कॉलोनीज़ है, जो हमारी ये पेट्री प्लेट है, इस पेट्री प्लेट पे आपको कॉलोनीज़ दिख रही है, बैक्टीरियल कॉलोनीज़। अब ये जो कॉलोनीज़ होंगी वहाँ से हम कॉलोनी को पिक करेंगे एंड पिक करा जाता है टूथपिक से या फिर माइक्रो पाइपेट की जो टिप्स होती है वहाँ से। तो आप बहुत केयरफुली जो है डायरेक्टली हम कॉलोनी को पिक करेंगे फ्रॉम दैट पेट्री प्लेट जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन करवाया है। नाउ यू वांट टू चेक कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है, तो डायरेक्टली उसी कॉलोनी का यूज़ करके हम ये पता लगाएंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन सही से हुआ है या नहीं हुआ है बाय यूजिंग द कॉलोनी पीसीआर। तो ये करा कैसे जाता है, यहाँ पे जो वेक्टर आप डिज़ाइन करोगे
जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। जो हम प्राइमर बनाएंगे, जो आप इस पीसीआर के अंदर जो प्राइमर यूज़ करते हो ना, वो कौन सा प्राइमर यूज़ करते हो कि ये आपका क्या था हमारे पास में, जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो ये आपका रेड वाला पार्ट है, दिस इज़ आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो हमारे पास में हम प्राइमर डिज़ाइन करते हैं वो इस तरीके से होता है। सो ये होता है इंसर्ट स्पेसिफिक प्राइमर्स होते हैं, और इससे हमें पता चल जाएगा लास्ट में कि आपका इंसर्ट गया है या नहीं गया, क्योंकि जिसके अंदर अगर इंसर्ट गया होगा तो वहाँ पे आपको क्या पता लग जाएगा, वहाँ पे एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा। भाई एम्प्लीफिकेशन वहीं तो होगा जहाँ पे आपका इंसर्ट गया है, वहीं पे प्राइमर्स बाइंड करेंगे, क्योंकि प्राइमर्स जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। और हमने किसके कॉम्प्लीमेंट्री डाले हैं, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके कॉम्प्लीमेंट्री हमने प्राइमर्स को डिज़ाइन किया है। तो जब आप पीसीआर परफॉर्म करोगे तो ये जो प्राइमर्स है वो तभी वहीं पे जाके बाइंड करेंगे जहाँ पे कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो अगर नहीं गया है तो फिर इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है उन सेल्स के अंदर। सो अब स्टेप वाइज देखते हैं हमने कैसे किया। सबसे पहले हमने कॉलोनी को पिक किया, इसको फिर हम ऐड करते हैं ऑटोक्लेव्ड वाटर के अंदर। उस ट्यूब को फिर हम क्या करते हैं 94 डिग्री सेल्सियस हीट करते हैं, जिसकी वजह से डीनेचुरेशन हो जाता है। डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि जो हमारे पास में हाई हीट की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर डीनेचुरेशन हो रहा है। अब हाई हीट की वजह से जो आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम सडन यहाँ पर चिलिंग करते हैं, सडन चिलिंग। अब ये जो आपने सडन कूलिंग करा, फिर हीट करके सडन कूलिंग कर दिया, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सपोज़ ये आपका बैक्टीरिया था, तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, वो डिसरप्ट हो जाएगी, जिससे जो यहाँ पर जो आपका वेक्टर था या जो डीएनए था वो क्या आ जाएगा, आपका बाहर आ जाएगा, सोल्यूशन के अंदर बाहर आ जाएगा। अब हमारे पास में इसके बाद हम क्या करते हैं, पीसीआर मास्टर मिक्स को ऐड किया जाता है। अब पीसीआर मास्टर मिक्स में आपका एक तो क्या होता है, पॉलीमरेज होता है, और आपके यहाँ पे डीएनटीपीज होते हैं, बफर होता है, जो भी मतलब नॉर्मल पीसीआर मिक्स आप बनाते हो वैसा ही है। और प्राइमर्स, यहाँ पे क्या होता है, प्राइमर। और ये कौन से प्राइमर है, इंसर्ट स्पेसिफिक प्राइमर, जो अभी मैंने आपको समझाया था कि इंसर्ट स्पेसिफिक प्राइमर्स हम यहाँ पर ऐड करते हैं। और यहाँ पे हमें क्या मिल गया था, टेम्पलेट मिल गया था। तो सारी चीज़ें हैं आपके पास, टेम्पलेट भी है, डीएनटीपी भी है, पॉलीमरेज भी है, प्राइमर भी है। इसके बाद हम पीसीआर को रन कराएंगे, पीसीआर रन कराएंगे। सो यहाँ पे देखो कि सबसे पहले हमने कॉलोनीज़ को पिक किया, उसके बाद इनको रीसस्पेंड किया गया, हमने हीट करा और फिर कूल करा। उसके बाद क्या होता है कि जो आपके हीटिंग की वजह से क्या होता है कि जो आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था वो डीनेचर हो जाता है, वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो टेम्पलेट भी आ गया आपके पास। आप फिर उसके पीसीआर मिक्स को प्रिपेयर किया जाता है। पीसीआर मिक्स में जो हम प्राइमर डालते हैं वो इंसर्ट स्पेसिफिक प्राइमर्स होते हैं। तो अब ये जो आपका टेम्पलेट था वो हमने, जो आपका मास्टर मिक्स है पीसीआर मास्टर मिक्स, उसके अंदर डाल दिया है। टेम्पलेट भी है, पॉलीमरेज भी है, डीएनटीपीज भी है, प्राइमर भी है। और प्राइमर कौन से है, इंसर्ट स्पेसिफिक प्राइमर है। फिर आप पीसीआर को रन कराओगे एंड उसके बाद में आपको बैंड्स नज़र आएंगे। अगर आपका इंसर्ट गया होगा तो ही आपका एम्प्लीफिकेशन होगा, क्योंकि अगर आपका इंसर्ट गया है तभी वो जो प्राइमर है, क्योंकि वो प्राइमर्स हमने इस तरीके से डिज़ाइन किए कि वो इंसर्ट स्पेसिफिक प्राइमर्स है। तो अगर आपका इंसर्ट गया होगा तभी वो प्राइमर्स जा करके वहाँ पे बाइंड करेंगे अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से, और तभी डीएनए पॉलीमरेज आके एक्सटेंशन करेगा। सो एम्प्लीफिकेशन तभी पॉसिबल है अगर आपका इंसर्ट गया होगा। तो इस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर आपका इंसर्ट गया है तो आप उसको जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जेल को एनालाइज करोगे तो आपको बैंड्स नज़र आएंगे। इस साइड में हमारे पास मार्कर बैंड्स हैं जिनका आपको पता होता है मॉलिक्यूलर वेट, और इस साइड में अगर आपका इंसर्ट चला गया है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है तो आपको पता चल जाएगा कि अगर इंसर्ट गया है तो एम्प्लीफिकेशन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन हुआ है, इसका मतलब आपका इंसर्ट चला गया है। सो इस तरीके से कॉलोनी पीसीआर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं। हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।